क्या बोला गया कि एक सर्कल है जिसमें n टर्न्स हैं, सर्कुलर लूप है जिसमें n टर्न्स है, 100 टर्न्स हैं, वो कहाँ लाई कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में कर रहा है। देखिए मैं एक्सिस बना रहा हूँ, ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। हाँ क्या तुम्हें बताओ, ये एक्स वाई प्लेन है, मतलब एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, और ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन होगा। क्या बोला गया कि सेंटर जो है सर्किल का वो कहाँ पर है, ओरिजिन पे है, बोला है ना। यानी सर्कल कैसे बन रहा होगा, फिर ऐसे बन रहा होगा। भाई एक्स वाई प्लेन क्या हुआ, यही तो प्लेन है, तो जेड तुम्हारी तरफ आ रहा होगा। इतना समझते हो ना मैथमेटिक्स में। ये एक्स प्लेन एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और जेड एक्सिस तुम्हारी तरफ आ रहा है, तो जेड मैंने इधर बना दिया, तुम्हारी तरफ तो बना नहीं पाऊंगा मैं, उधर बना दिया मैंने, ठीक है। फिर बोला गया कि सर्कल जो है एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है विद इट सेंटर एट ओरिजिन, यही तो लिखा है शायद, समझ गए। हमें बताना है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड लगेगी, एन की वैल्यू कितनी, पहली बात 100 टर्न्स है। हमें ये बताना है कितनी मैग्नेटिक फील्ड लगेगी, कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं भैया, 0,0 2√3 था कि 20√3, इस कोऑर्डिनेट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ भी लाई कर रहा हो ये, इस पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड लगेगी। तो 0,0, 20√3 कहाँ लाई कर रहा होगा, कौन सी लाइन में लाई कर रहा होगा बताइए, जेड एक्सिस में लाई कर रहा होगा। यानी कि कहीं ये जो लाइन तुम्हारी तरफ आ रही है इस पे ही कहीं लाई कर रहा होगा ना। और कितनी दूरी पे कर रहा होगा ओरिजिन से, सेंटर पे ही कर रहा होगा। पहले तो सेंटर से जो कोऑर्डिनेट जा रहा है उसी पे कर रहा होगा, क्यों, बाकी सब 0 0 है, इनकी वैल्यू नहीं है, समझ रहे हो ना। तो सेंटर से जो लाइन गई है उस पर कहीं पॉइंट पे आपका पॉइंट लाई करेगा, कितनी दूरी पे, 20√3 पे। यानी एक्सिस पे, जो एक्सिस से दूरी होती है वही तो है ये भाई, एक्सियल लाइन पे ही तो, ये एक्सियल लाइन ही तो हुई, जेड एक्सिस क्या है, एक्सियल लाइन ही तो हुई। जेड एक्सिस आपका किसकी तरह बिहेव करेगा, एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन क्या होती है, जो सेंटर से पास होने वाली लाइन होती है। उसमें भी किस पॉइंट पे निकालना है, 20√3 पे निकालना है, सेंटर से 20√3 दूरी पे निकालना है। तो जो वैल्यूज हमारे पास आई हैं, एक्स मानते थे ना, सेंटर से दूरी, एक्सियल लाइन पे जो डिस्टेंस थी सेंटर से, उसको एक्स मानते थे हम फॉर्मूले में। तो एक्स की वैल्यू कितनी है, 20√3 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कर लो अभी। अच्छा, ए की वैल्यू कितनी है, ए का मतलब रेडियस, तो रेडियस ये होगा, ये होगा, ये होगा। रेडियस की वैल्यू दे रखी है 20 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 20 × 10⁻² मीटर। और क्या क्या दे रखा है, करंट भी दे रखा है। सीधी सीधी बात, फॉर्मूला क्या होता है यार, बी का फॉर्मूला क्या होता है फॉर एक्सियल लाइन, एन के टर्म में μ0/4π, सॉरी μ0/2 NiA² x² + r², सॉरी x² + a², 3/2, ये होता है फॉर्मूला कि नहीं। फॉर्मूला आपके पास है, सॉल्व करिए। आपका जेड वाला जो है इस पे कहीं लाई करेगा, यहाँ पे ये डिस्टेंस लिख लेना 20√3 सेंटीमीटर। एक्चुअल में लाइन ऐसे नहीं होगी, सामने होगी तुम्हारे, इन फ्रंट ऑफ यू, तुम्हारी तरफ जा रही होगी। एक्स वाई प्लेन मतलब ये वाला प्लेन, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में जो प्लेन होता है वो एक्स वाई प्लेन, ये पूरा एक्स वाई प्लेन ही है, ये पूरा वाइट बोर्ड आपका एक्स वाई प्लेन है। यहाँ पे एक्स का मतलब ये समझ लेना कि एक्स बस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर, जो एक्सियल लाइन पे। जेड से रिप्रेजेंट करना चाहो जेड से भी कर सकते हो, कोई इसमें फ़र्क नहीं आएगा। करंट की वैल्यू 2 है, दे रखी है, ठीक है, करिए इसको। μ0 की वैल्यू क्या होती है, 4π × 10⁻⁻7 होती है कि नहीं, μ0 की। अरे μ0/4π की जब 10⁻⁻7 होगी तो μ0 की 4π हो जाएगी। एन की वैल्यू 100 टर्न्स है ना, ठीक है। आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू दे रखी 2π। ए की वैल्यू कितनी है, ए मतलब रेडियस है आपका 20 सेंटीमीटर, अपॉन x² कितना है 20√3 10⁻² का होल स्क्वायर। ए कितना है 20 × 10⁻² का होल स्क्वायर, का 3/2। फाइनल जो आंसर आएगा 25 10⁻⁻6 टेस्ला। इसको सॉल्व करना, मैथमेटिक्स है सिंपल वाली। अच्छा ए स्क्वायर, सॉरी, ठीक, हाँ वो मतलब कि फॉर्मूले से देखो सही से। इसको सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आ रही है 25 माइक्रो टेस्ला, इसको माइक्रो टेस्ला भी बोल सकते हैं, नोट करिए। तो नहीं हो गया, चलिए। कोई एक्सियल समझ गया क्या होता है, जिसका जो दो सर्कुलर लूप है उनका एक्सिस सेम है। यानी कुछ ऐसे समझो, एक ऐसे सर्किल है और दूसरा ऐसे सर्किल है, तो उनका एक्स, और ये जो लाइन जा रही है सेंटर से होते हुए जा रही है, देखो ये एक्चुअल में ऐसे सर्किल हैं। तो जो टायर होते हैं यार गाड़ियों के, उनको एक्सेल ही तो होते हैं, ऐसे हैं गोल गोल और बीच में लाइन है, समझ रहे, एक्सिस ही तो होता है वो जो लाइन, एक्सेल बोलते हैं ना, एक्सेल, ठीक है। हमें बताना है इस वाले, देखो L1 लूप है या L2 लूप है, हमें ये बताना है कि इसमें तो करंट दिया हुआ है डायरेक्शन, ठीक।
हमें ये बताना है L2 में करंट की मैग्नीट्यूड क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगा, ताकि ओ पॉइंट पे जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड हो क्या हो, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, 0 हो। समझ गया क्वेश्चन? ये पहला सर्किल है, दूसरा सर्किल है, हमें बताना ओ पॉइंट पे अगर मैग्नीट्यूड कुछ इस तरीके से हो, इसमें करंट की वैल्यू क्या होगी, इसमें करंट कहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, इस लूप में करंट की वैल्यू क्या हो, उसकी डायरेक्शन क्या हो, जिससे कि ओ पॉइंट पे क्या हो, नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 आ जाए। समझ गया क्वेश्चन? दोनों को इक्वेट करना है। इक्वेट करेंगे, वेरी गुड। अब देखो क्या कैसे करोगे, बड़ा आसान क्वेश्चन है ये, थोड़ा लॉजिक यूज़ करो, कैसे करोगे। अच्छा, इसकी वजह से ध्यान सुनो, इसकी वजह से ओ पॉइंट पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी, बताओ डायरेक्शन क्या है उसकी, बताइए, बताओ 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 बताओ, राइट में होगी या तो लेफ्ट में होगी, बताइए, राइट की लेफ्ट। पोल या नॉर्थ पोल साउथ पोल कोई मतलब नहीं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताओ इस सर्कल की वजह से इस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे, ओ की तरफ होगी। अरे इसी पॉइंट पे बतानी तो ओ की तरफ तो होगी, मुझे बता इधर जाएगी कि इधर जाएगी, ये बताना मुझे। रूल पता है? अपने हाथों की उंगलियों को इस तरीके से मोड़ लो जिस तरफ करंट फ्लो हो रहा हो, लेफ्ट साइड इधर होगी। ध्यान से देखो भाई, करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ये एक्चुअल में करंट ऐसे से फ्लो हो रहा है, ये क्या एंटी क्लॉकवाइज करंट है ना, करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है ना, देखो इसमें मुझे नहीं पता है अभी, ध्यान से देखना। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जरा मोड़ो, ऐसे मत मोड़ना है, तुम्हारी तरफ आएगा, इस पॉइंट पे निकालना है ना, और एक्चुअल में सर्किल ऐसे हैं, तो ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट इस पर्टिकुलर पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगी, उस तरफ होगी, उस तरफ जा रही होगी। ये क्या हो गया, B1 मान लेते हैं, करंट ऐसे से फ्लो हो रहा है, ठीक है, एक्सिस इस तरफ है ना, तो ऑब्वियस सी बात है सर्किल ऐसे ही होगा, तभी तो एक्सिस इस तरफ जा रहा है, एक्सिस ये है, तो सर्किल यार ऐसे थोड़ी बना होगा, ऐसे ही बना होगा ना, इस तरफ, इस तरीके से सर्किल होगा ना, तभी तो एक्सिस इधर जा रहा होगा। अगर ऐसे ऐसे सर्किल होता तो तुम्हारी तरफ एक्सिस आता ना, बोर्ड पे क्यों बना होता, एक कॉपी क्यों बना होता। तो सर्किल ये है आपका, करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ऐसे, तो ये कौन सी डायरेक्शन है भाई मेरे, एंटी क्लॉकवाइज है, तो ऐसे मोड़ो, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ जा रही है, इस तरफ जाएगी, B1, मैंने नाम दे दिया B1, B1 इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू L1, ठीक है। अब मुझे बताना है वो पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0 कब होगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 कब होगी, इस पर्टिकुलर लूप में करंट की कुछ इस तरीके से डायरेक्शन हो कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ जा रही हो, इस तरफ जा रही हो, तभी तो 0 होने की गुंजाइश होगी। अरे यार इसकी वजह से इसमें करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हो कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ लगे, इस तरफ लगे B2, तभी तो 0 होने की गुंजाइश रहेगी। अगर कुछ करंट की ऐसी डायरेक्शन हो कि मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ लग रही हो इसकी वजह से, तब कहीं कहीं 0 हो सकता है। किसी चीज़ को धक्का दो और पीछे जाकर कोई और धक्का देने लगे उस चीज़ को, तो वो तो और तेज हो जाएगी चीज़। तो रेजिस्ट करने वाला क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड इधर लगे, एक दूसरी इधर लगे, तभी तो एक दूसरे को अपोज करेंगे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डायरेक्शन वो पॉइंट पे इसकी वजह से इस तरफ कब होगी बताइए, जब ऐसे करंट फ्लो हो रहा होगा, ऐसे, समझ रहे हो, यानी कि क्लॉकवाइज करंट। समझ रहे हैं ना मेरी बात, तभी तो होगा। देखो उसमें, देखो कॉपी में देखो, इसमें करंट कैसे फ्लो हो रहा है, देखिए इसमें आपका ऐसे फ्लो हो रहा है, ध्यान से देखो, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, और उसमें करंट कैसे होना चाहिए, क्लॉक उल्टा होना चाहिए, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड इधर जाएगी। तो मैंने बहरहाल I2 की डायरेक्शन मैंने शो कर दी, मुझे वैल्यू अभी भी नहीं पता है। तो क्या करना है, वो पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड नेट 0 कब होगी, जब B1 बराबर B2 होगा, तभी तो 0 होगी, कि दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, तो समझ रहे हो। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0 at O when B1 इज इक्वल टू B2, ठीक। अब बस कुछ नहीं, B1 का फॉर्मूला लगाइए, B2 का फॉर्मूला लगाइए, इक्वेट कर दीजिए। B1 का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे देखिए, अब देखिए ध्यान से, B1 की वैल्यू बताइए क्या होगी, बताइए B1 की वैल्यू बताइए, μ0/2 n(I1) a² a1 लिख देते हैं, चलो क्यों रेडियस अलग अलग है, x² x1 लग देते हैं, x1 मतलब दूरी सेंटर से, प्लस a² a1² कर देते हैं, होल 3 की पावर माइनस, ठीक है। ये किसके बराबर होनी चाहिए, μ0/2 n(I2) a2² x2² प्लस a2² 3/2। यहाँ देखो n1 और n2 हो सकता है, n1 और n2 लिखो ज़्यादा सही है, हालांकि टर्म्स तो दिए नहीं है, टर्म्स कहीं दिए नहीं दिए, तो क्या चीज़ यहाँ तो ये तो हट जाएगा, n वाला टर्म तो हट जाएगा, μ0 ये कैंसिल आउट हो गया। I1 की वैल्यू पता है तुम्हें, a1 की वैल्यू क्या लिखोगे 3 सेंटीमीटर, x1 की वैल्यू क्या लिखोगे 4 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर देना, a1 की वैल्यू 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे I2 पता नहीं है हमें, a2 तो पता है
4 सेंटीमीटर, x2 क्या है 3 सेंटीमीटर, a2 क्या है 4 सेंटीमीटर। सॉल्व करके i2 की वैल्यू नहीं पता कर पाओगे। मैग्नीट्यूड तो अपने डायरेक्शन तो दे दी, मैग्नीट्यूड पता करना था। i2 की वैल्यू सॉल्व करके बताइए। So 0.56 एम्पीयर। वेरी गुड, सही है। नीचे वाला वैसे कैंसिल हो जाएगा सब। हाँ सही है, हाँ नीचे वाला भी कैंसिल आउट होगा, सही है। तो 0.56 एम्पियर आ रही होगी सॉल्व करने के बाद, ध्यान से कर लेना। मेन है डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी मेन है इसमें, ऐसा नहीं कि मैग्नीट्यूड को कतई, मैग्नीट्यूड जब फॉर्मूला नहीं पता होगा मैग्नीट्यूड भी नहीं निकाल पाओगे, डायरेक्शन तो बहुत दूर की बात है। अब देखो इसमें क्या है, दो कॉइल्स दी गई कुछ इस तरीके से, एक ऐसे तुम्हारे प्लेन में रखी हुई है, समझ गए ना। देखो खड़ी हुई कॉइल को ऐसे रिप्रेजेंट ज़्यादातर करते हैं, और जो अगर लेटी हुई कॉइल है सर्कुलर, ऐसे एक हो सकती है तो खड़ी हो। लेटी हुई कैसे रिप्रेजेंट करी जाएगी, ऐसे रिप्रेजेंट करी जाएगी, ठीक है। खड़ी हुई वाली कैसे रिप्रेजेंट करी जाएगी, ऐसे। तो ये वाली कौन सी थी जिससे पहले वाले क्वेश्चन में, खड़ी हुई कॉइल थी, समझ गए। तो देखो डायग्राम क्या दिया गया है, दो कॉइल्स दी गई है पी एंड क्यू कुछ इस तरीके से, ठीक है। इन दोनों का क्या है, कॉमन सेंटर है। एक खड़ी कॉइल है ऐसे, एक मतलब सीधी, एक ऐसे बीच से, उनका कॉमन सेंटर ये है, ठीक। और जब इसमें करंट एक में फ्लो हो रहा है कुछ इस डायरेक्शन में, इस तरफ, और इसमें कैसे करंट फ्लो हो रहा है, इस तरफ। हमें बताना है कि इस कॉमन सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड लगेगी, समझ गए। तो देखिए इस पे मैग्नेटिक फील्ड नेट किस तरफ, किसकी वजह से लगेगी, इस वाली कॉइल की वजह से, एक इस कॉइल की वजह से, ठीक है। इसका नाम इन्होंने पी दिया है, इसका क्यू दिया है, बताओ कैसे करेंगे। पहले इस वाली कॉइल की, पी कॉइल की वजह से निकाल लेते हैं। इस पे किस तरफ लगेगा मैग्नेटिक फील्ड, बताइए। ऐसे अपने कैसे करंट फ्लो हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, तो अपनी उंगलियों, या किस तरफ भी करंट फ्लो हो रहा है यार, अपनी उंगलियों को मोड़ लो, ऊपर की तरफ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो यानी कि पी कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो लगेगी ऊपर की तरफ लगेगी, बीपी मान लेते हैं, ठीक। अब आते हैं इस वाली कॉइल की वजह से किस तरफ लगेगी, बताइए। अपने देखो ये खड़ी हुई कॉइल है, तो मैं ऐसे उंगलियां मोड़ रहा हूँ, देखो इधर की तरफ लगेगी, देखो एंटी क्लॉकवाइज में। वेरी गुड, सीख गया तुम लोग। इस तरफ लगेगी, ये क्या हो जाएगा, बी क्यू हो जाएगा बेटा। दोनों की एंगल 90 डिग्री होगा कि नहीं। अब बी क्यू और बीपी का हमें रिजल्टेंट निकाल लेना है बस। तो रिजल्टेंट कहीं बी से जा रहा होगा, बी रिजल्टेंट है। तो रिजल्टेंट क्या होता है, जब 90 डिग्री एंगल हो तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी टू पी क्यू कॉस थीटा होता है। कॉस 90 डिग्री क्या होता है, 0 होता है। तो बचेगा क्या, बी पी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। बस अब निकाल लो बी पी की वैल्यू क्या होगी, बी क्यू की वैल्यू क्या होगी, सर्कुलर कॉइल की वजह से। अच्छा एक और चीज़ है, सर्कुलर कॉइल की वजह से सेंटर पे निकाल रहे हैं हम, देखो सेंटर पे पॉइंट है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, म्यू नॉट अपॉन टू एन आई अपॉन ए स्क्वायर वाला, अपॉन ए सॉरी, म्यू नॉट अपॉन टू आई अपॉन ए वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। यही फॉर्मूला होता है सर्कुलर कॉइल के सेंटर में। तो देखो बस वैल्यू रखो यार, बीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट अपॉन टू, एन का कोई मतलब नहीं है, करंट कितना फ्लो हो रहा है पी कॉइल में, आई, और रेडियस कितना है, दोनों का सेम है, आर दिया है रेडियस, दोनों का रेडियस कितना दिया है इसमें, आर, ठीक है, का होल स्क्वायर है। यहाँ पे देखिए बी क्यू की वैल्यू क्या, म्यू नॉट अपॉन टू आई। अच्छा करंट इसमें √3 आई है शायद, है इसमें करंट कितना है क्यू में, √3 आई है अपॉन आर का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए यार, तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 4 कॉमन ले लिया मैंने, बचेगा क्या, आई स्क्वायर अपॉन आर प्लस म्यू नॉट स्क्वायर पर 4 दोनों से कॉमन लिया है मैंने, रूट इसमें क्या हो जाएगा 3i स्क्वायर हो जाएगा अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे भी आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2, अंदर क्या बचेगा, अच्छा अपॉन आर स्क्वायर भी बाहर ले सकते हैं, आर बचेगा क्या, आई स्क्वायर प्लस 3i स्क्वायर, यहाँ से आई भी तो कॉमन ले सकते हैं हम, तो बचेगा बाहर म्यू नॉट अपॉन 2 आर, ये कॉमन आ जाएगा, आई बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या अंदर, अंदर क्या बचेगा 1 + 3, ठीक है, बचेगा कि नहीं। तो म्यू नॉट बी की वैल्यू हो जाएगी, बी रिजल्टेंट की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर, ये 2 बचेगा कैंसिल आउट, तो म्यू नॉट आई अपॉन आर विल बी द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। समझ गए कितना आसान था क्वेश्चन। बस आपको ये पता होना चाहिए, केवल आंखें बंद करके फॉर्मूला नहीं यूज़ करना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना ये भी पता होना चाहिए। सर्कुलर के सेंटर पे है, सर्कल कॉइल के सेंटर पे, तो वाला यूज़ करोगे, ये नहीं कुछ भी फॉर्मूला यूज़ कर लिया, एक्सिस वाला यूज़ करे बैठे हैं। एक्सिस वाला भी यूज़ करते तो क्या रखना पड़ता, एक्स की वैल्यू 0 रखनी पड़ती, भैया एक्सिस लाइन इधर है कहीं, लेकिन ये तो सेंटर एक्स की वैल्यू 0 है, एक्स क्या तो सेंटर से दूरी, जब सेंटर ही पे होगा तो एक्स इक्वल टू 0 होगा, ये करके बता चुका हूँ मैं, नोट कर लीजिए। हालांकि मुझे एंगल निकालना है ना, अभी तो एंगल कहाँ निकला है, चलो निकालो, बताओ एंगल भी बताओ। ये तो बी की वैल्यू हुई, मैं एंगल क्या, एंगल कैसे निकालते हैं बताइए।
tan थीटा का क्या फॉर्मूला होता है बताइए? b साइन थीटा या q साइन थीटा अपॉन p प्लस q कॉस थीटा, ये होता है फॉर्मूला। बस यहाँ पे q क्या है? बी क्यू है, या सॉरी यहाँ पे जो बेस वाली साइड थीटा किससे ले रहे हैं हम? थीटा हम इस वाले से ले रहे हैं, तो ये क्यू की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे बीपी हो जाएगा, और साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा निकालो, या फिर सिंपल tan थीटा ऐसे निकाल लो, सिंपल सा फॉर्मूला। बी आर निकल गया है, बी आर अपॉन बेस कर दो, tan थीटा तो ऐसे कर सकते हैं ना। अब ये परपेंडिकुलर हो गया, दिस अपॉन दिस कर दो, आ जाएगा करीब। 30 डिग्री। वेरी गुड, 30 डिग्री सही है। रिजल्टेंट की वैल्यू पता चलिए, tan थीटा जब 90 डिग्री होता है एंगल ये वाला, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं। वैसे तो आप वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा वाला। तो एक नीचे वाला थीटा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ऊपर वाला थीटा क्या होगा? 1 हो जाएगा, ठीक। तो बचेगा क्या? क्यू अपॉन पी ही तो आया। क्यू कौन सा है? ये वाला है। और पी कौन सा? ये वाला है। तो इनडायरेक्टली बी पी अपॉन बी क्यू तो आया। देखो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? बी पी साइन 90 डिग्री अपॉन बी क्यू प्लस बी पी कॉस 90 डिग्री। होती है कि नहीं फॉर्मूला? क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा होता है फॉर्मूला, ओवर जनरल फॉर्मूला। क्यू क्या होता है? जिस भी चीज़ से आप थीटा ले रहे हैं वाला तो पी माना जाता है, और उसके जब अलग वाला क्या माना जाता है? क्यू माना जाता है, वेक्टर, ठीक है। वेक्टर की फॉर्म में बात कर रहा हूँ। क्यू का मतलब ये नहीं क्यू, ये बी क्यू नहीं है क्यू, क्यू का मतलब ए बी सी डी फॉर्म में बात कर रहा हूँ। तो बी साइन थीटा अपॉन ए बी कॉस थीटा होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो ये क्या होगा? बी पी हो गया, और नीचे क्या बचेगा? बी क्यू बचेगा। ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो। तो बी पी अपॉन बी क्यू क्या हो जाएगा? दिस अपॉन दिस करो, तो बचेगा क्या? देखो म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर, और बी क्यू क्या है? म्यू नॉट अपॉन 2 √3 आई अपॉन आर। सब चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी, बचेगा क्या? 1 अपॉन √3 बचेगा। तो tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन √3। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे बता रहा हूँ, tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन √3। तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? थीटा विल बी इक्वल टू 30 डिग्री, यही आंसर हो गया। और इससे मैं आइडिया भी दे दूंगा, अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आया तो कैसे करोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, डायग्राम बना रहा हूँ मैं। कुछ इस शेप में आपका कंडक्टर दिया हुआ है। ये सर्कल पूरा नहीं है, क्या है? सर्कुलर लूप जो है पूरा नहीं है। ये आपका ओ सेंटर है। अरे सेक्टर वेक्टर की नॉलेज तो होगी ना, सेक्टर सेगमेंट ये सब तो पता होगा ना, आर्क, लेंथ ऑफ आर्क वगैरह। तो करंट कुछ ऐसे फ्लो हो रहा है, ये 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। इतना हिस्सा गायब है, सर्कुलर लूप पूरा नहीं है, देखो ध्यान से। अब देखिए ध्यान से ज़रा बात, कहने का मतलब ओ पॉइंट पे हमसे क्या पूछा है कि सेंटर ओ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो ड्यू टू दिस करंट कैरिंग कॉइल। ये गई है, ये सब पूरी कॉइल है। कैसे करोगे? अब देखिए ध्यान से, ये वाला पोर्शन अगर ध्यान से देखो, ये वाली लाइन जो है बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, सेंटर पे जाके मिल रही है। देखो ध्यान से, फिगर मैंने भेजा था ना, ये जो लाइन सेगमेंट है और ये लाइन सेगमेंट बिल्कुल सेंटर, इसका लाइन किस तरफ एक्सटेंड करूँ तो सेंटर पे जाके मिलेगी। तो क्या इन और इस इतने पोर्शन और इतने पोर्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लगेगी वो पॉइंट पे? भैया स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फॉर्मूला क्या होता है बताइए? बी इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन, मैं जनरल फॉर्मूला बता रहा हूँ, साइन ए। ये तो इनफाइनाइट वायर थोड़ी ना है, ये होता है। इनकी वजह जीरो क्यों होगी? ∅1 और ∅2 क्या होता है? जिस पॉइंट पे मैं निकालने वाला हूँ मैग्नेटिक फील्ड, उसका एंगल एंड से। अब बताओ इसका एंगल कितना होगा? इस वाले एंड और इस वाले एंड से 0 डिग्री है कि नहीं है? कुछ एंगल बना रहा है। तो ये जीरो कितना हो गया? 0 + 0 0 मल्टीप्लाई बाय 0, बी कितना आया? 0 आया। कहने का इसकी वजह से और इसकी वजह से क्या होगा? 0 होगा कि नहीं मैग्नेटिक फील्ड? ऑनलाइन में ये बात समझ में आई? कहने का मतलब ये पोर्शन और ये वाला पोर्शन हम काउंट ही नहीं करेंगे इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है इतनी बात की नहीं? रहता पहले ऑनलाइन में बात क्लियर है? इसकी वजह से और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इस पर लग रही होगी वो 0 होगी। बचा क्या? ये पोर्शन। ये पोर्शन सर्किल नहीं है, अगर सर्किल हो तो हम फॉर्मूला लगा दें, भैया सर्किल का हमें पता है सेंटर पे, सर्किल पूरा कहाँ है? कितने पोर्शन की वजह से लगेगी? केवल और केवल इतने पोर्शन की वजह से लगेगी। कहने का मतलब ये है
कि इतने पोर्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लगेगी वो पॉइंट पे। किस तरफ लगेगी? बाहर की तरफ लगेगी। अगर आप एलिमेंट वाला मेथड लगा लो, सॉरी अंदर की तरफ लगेगी, अंदर की तरफ लगेगी, ठीक है। या फिर हम वो जो रूल बताया था मैंने, थंब वाला रूल, ये कैसे फ्लो कर रहा है? क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रही है सेंटर पे, ठीक है। और याद रखना एक और चीज़, सेंटर पे जिस तरफ, जैसे मान लेते ये लूप है, कल मैंने बताया था इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो सेंटर पे जो डायरेक्शन होगी वही तो इस वाले पॉइंट पे एक्सियल लाइन पे डायरेक्शन होगी। तो कंफ्यूज मत होना कि सर यहाँ पे मैं मैग्नेट, यहाँ पे मैं अगर एलिमेंट लेके करूँ तो अंदर की तरफ जा रही होगी मैग्नेटिक फील्ड। अरे भैया सेंटर से देखो ना, सेंटर वाली लाइन। या फिर हमने जो डेरिवेशन करवाया था, डेरिवेशन में क्या था, जब हम क्लॉक वाइज लेते थे तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होती थी, ठीक है। तो ऐसे भी देखो होगी, अंदर इधर की तरफ होगी कि नहीं। और जब एंटी क्लॉकवाइज लेते थे तो समझ रहे हो ना, तो बाहर की तरफ। कहने का मतलब ये है जो हमने अगर सेगमेंट की वजह से लोगे तो वो एक एलिमेंट की वजह से आएगी, ओवरऑल क्या होता था, इधर ही तो आती थी। तो याद रखना एक्सियल लाइन पे या फिर एक्सियल लाइन पे कोई पॉइंट होगा, उस पर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वही सेंटर पे भी होगी, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, एक्सियल लाइन पे कोई डायरेक्शन तुम्हें पता करनी है, किसी पॉइंट पे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डायरेक्शन पता करनी है, तब भी ये वाला रूल लगा सकते हो आप, ठीक। सेंटर के लिए तो है ही, ठीक। तो इस पर्टिकुलर करंट कैरिंग लूप की वजह से सेंटर पे किस तरफ लग रही है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लग रही होगी। लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा, ऐसे देखो क्लॉकवाइज घुमाओ हाथों को, अंदर की तरफ लग रही होगी सेंटर पे। और किसी अगर एक्सियल पॉइंट पे कोई पॉइंट होगा उस पर भी उधर की तरफ जा रही होगी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, तो आगे जो भी पॉइंट पड़ेगा उसमें भी तो वही डायरेक्शन रहेगी मैग्नेटिक फील्ड की। चलो इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या होगा, अब देखो मैं इसका डेरिवेशन पूरी तरीके से करूँगा, ठीक है। याद करो सर्कुलर वाला जो हमने डेरिवेशन किया था वो किस तरीके से किया था, एक छोटा सा एलिमेंट डीएल वेक्टर लिया था, ठीक है। यहाँ पे से करंट फ्लो हो रहा है, इस तरफ हो रहा है फ्लो, और ये लिया था आर वेक्टर, याद करो डेरिवेशन। तो डीएल वेक्टर आर वेक्टर में कितना एंगल है, 90 डिग्री है। तो इस छोटे से एलिमेंट की वजह से क्या वैल्यू होती थी मैग्नेटिक फील्ड की, μ0/4π बायोट से वेल्डो लगाते हैं, आई डी एल साइन 90 डिग्री वो जीरो हो जाता था, सो साइन 90 डिग्री 1 हो जाता, अपॉन आर स्क्वायर हो जाता था, ठीक है। अब देखो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता करते थे, बी का मतलब मैग्नीट्यूड इसका बी इक्वल टू डी बी करते थे, μ0/4π आई अपॉन आर स्क्वायर, तो कांस्टेंट क्वांटिटी थी। डीएल इसका इंटीग्रेशन करते थे, इसका इंटीग्रेशन क्या होता था सर्कुलर केस में 2πr होता था, यानी पूरी लेंथ लेते थे। लेकिन यहाँ पे 2πr थोड़ी ना होगा, यहाँ पे इतना पोर्शन गायब है, केवल कौन सा पोर्शन लेना है इतना। तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ करोगे, यही फॉर्मूला यूज़ करना है, बट डीएल की जगह यूज क्या करेंगे हम, 2πr नहीं रखेंगे, समझ गए। अगर सेमी सर्कल होता तो क्या करते हैं, सेमी सर्कल की कितनी लेंथ होती है, πr होती है, 2πr/2 जो भी लेंथ है। लेकिन ये सेमी सर्कल भी नहीं है ना, ये समस्या तो ये है, इसकी हमें निकालनी पड़ेगी कलेक्शन। अरे ऑनलाइन में समझ में आए फॉर्मूला, हम ये जनरल फॉर्मूला है, कोई भी सर्कुलर की शेप में अगर मुड़ा हुआ वायर है, अब कोई ज़रूरी नहीं पूरा सर्कुलर हो, तो हम फॉर्मूला ये यूज़ करेंगे, डीएल की वैल्यू निकालेंगे हम। ये भाई इतने छोटे एलिमेंट लेंगे ना तो इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पे क्या था, छोटे एलिमेंट का इंटीग्रेशन करोगे तो सर्किल का आ जाए, सर्कमफरेंस आ जाता है। यहाँ पे सर्कमफरेंस क्या होगा, 2πr थोड़ी ना होगा, सर्कुलर के केस में 2πr रख देते थे, यहाँ पे थोड़ी रख देंगे। हम यूज़ करने वाले हैं इस वाले, अच्छा इस आर्क की लेंथ में मान लेता हूँ एल है, ये पर्टिकुलर आर्क दिख रही है, इसकी लेंथ कितनी है, एल है, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अच्छा एल की वैल्यू निकाल लें, तो याला पोर्शन कितना हो जाएगा एंगल, ये 90 डिग्री, तो याला कितना हो जाएगा 270 डिग्री। 270 डिग्री को रेडियन में कितना लिखेंगे, 3π/2, 3π/2 लिख सकते हैं कि नहीं। अरे π/2 कितना होता है, 90 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 3 270 डिग्री। नहीं अगर नहीं पता तो पूरा रेडियन वाला फॉर्मूला होता है, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो दो आर्क जो है वो 3π/2 है, तो आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, जो एंगल होता है, एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क की लेंथ अपॉन रेडियस होता है ना फॉर्मूला। तो आर्क इक्वल टू एंगल इक्वल टू L/R होता है कि नहीं। या फिर अगर ये नहीं याद है तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला पढ़ा होगा 10th क्लास में, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ आर्क का होता है θ/360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 2πr, ये होता है फॉर्मूला। थीटा कितना है, 270 डिग्री है। अब 270 डिग्री है कि नहीं थीटा, 360 को 2πr लिख सकते हैं कि नहीं, सॉरी 2π लिख सकते हैं कि नहीं, 180 मल्टीप्लाई बाई 2 360, ऊपर भी 2πr है, 2π कैंसिल आउट, बचेगा क्या, r बचेगा। तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3π/2, 270 डिग्री क्या है 3π/2 मल्टीप्लाई बाई r, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये 3π/2 एंगल बराबर L/R हो गया, आर नीचे चला जाएगा, L/R हो गया, इस वाले यही फॉर्मूला तो आ गया। देखो कोई भी फॉर्मूला यूज़ करो, आपको याद रखना है फॉर्मूला, लेंथ ऑफ आर्क आप कैसे भी निकाल सकते हैं। तो 3π/2 इक्वल टू L/R है, तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी 3π/2
इंटू आर हो जाएगी कि नहीं। अब एल की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा मैं, देखो ये हो गई एल की वैल्यू। तो बी का फॉर्मूला क्या है यहाँ से, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी एल की वैल्यू क्या हो जाएगी एल, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल का एल, एल की वैल्यू यहाँ पर रख दे रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू 3 पाई/2 इंटू आर। बाकी अब वैल्यूज़ दे रखी होंगी चीज़ें, निकालिए बस। ये आपका फाइनल फॉर्मूला बन के आ गया है, इसको यूज़ करो, निकालो। तो क्या हो जाएगा, बी का फॉर्मूला हो जाएगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 10⁻⁻⁷, आई की वैल्यू 10 है, आई की वैल्यू 10 एम्पियर है ना, और आर से कैंसिल, एक आर बचेगा, आर रेडियस कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर है, तो 3 × 10⁻⁻² हो जाएगी, और 3 पाई हो जाएगा भाई, 3 पाई। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा जो भी आएगा। आंसर आपका आ रहा है 1.57 10⁻³ टेस्ला। ये मैंने क्वेश्चन इसलिए बताया, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो घबरा मत जाना। आपको क्या करना है, देखना है कितनी करंट वाले पोर्शन, जितने पोर्शन में करंट फ्लो हो रहा है वो कितना पोर्शन है। एक तो ये वायर है, लेकिन हमने देख लिया लगा के कि भैया इसमें तो जीरो आ रही है, इनकी वजह से कुछ भी नहीं लगेगी, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा मैं। तो फॉर्मूला जब लगाओगे तो चीज़ें तुम्हें रिक्वायर्ड होंगी उसके लिए, तो जब चीज़ें ही नहीं मिलेंगी तुम्हें तो यानी जीरो होगा। 5 1 और 5 2 की वैल्यू जीरो थी। अगर ये वायर सीधे होते, सुनो एक और चीज़, ये अगर वायर ऐसे होते तब लगती मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से, तब क्या होता, तब एंगल होता ना, तब ये वाला एंगल कुछ होता, ये वाला भी एंगल होता, तब 5 1 5 2 की वैल्यू जीरो नहीं होती, तब लग रही होती मैग्नेटिक फील्ड। और कैसे लगती, करंट जैसे मान लेते हैं ऐसे आ रहा है ना, अंदर की तरफ लगती इसकी वजह से, लेकिन वो स्ट्रेट वायर होता है, वो सर्किल में नहीं गिनते हैं। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। चलो मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ। ये एक डायग्राम बनाइए। टोटल फील्ड एट पॉइंट ओ निकालना है हमें, टोटल फील्ड एट पॉइंट ओ, फाइंड टोटल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड है बेसिकली, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ। फटाफट निकालिए, आसान क्वेश्चन है, निकाल सकते हो। वैल्यूज़ कुछ नहीं दी गई हैं, समझ रहे हो, बस आई दिया है, आर दिया है, रेडियस पता करो। सर्किल कैसे लगा हुआ है, ऐसे सर्किल ऐसे है, ठीक है, वायर कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। देखो किस तरफ मैग्नेटिक फील्ड दोनों की है, दोनों की वजह से, या फिर जैसे बना है फिगर उसी के हिसाब से निकाल लो मैग्नेटिक फील्ड, जैसे बना है उसी के साथ मैग्नेटिक फील्ड निकालिए। आप लॉ लगाइए अपना, दोनों जो पता है, इसकी वजह से भी बता चुका हूँ लॉ, सेंटर से डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की पता है, बता चुका हूँ, इसकी वजह से पता है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालनी हो। हाँ पता करो, थोड़ा आसान, बड़ा आसान क्वेश्चन है ये। और ये इनफाइनाइट वायर है, ये वाला वायर कैसा है, इनफाइनाइट है, ये वायर है इनफाइनाइट, नीचे वाला। चलो मैं बता दे रहा हूँ, टाइम कम है, बता दे रहा हूँ। ऑनलाइन में देखो ध्यान से, वैसे तो आसान क्वेश्चन है, लेकिन आसान क्वेश्चन भी आ जाते हैं, आसानी क्वेश्चन आएंगे ज़्यादा तब थोड़ी ना आएंगे क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन ही आएंगे। अपनी देखो सर्कल है, सर्कल के लिए मैंने क्या बताया था, सेंटर पे डायरेक्शन, सेंटर एक्सेल लाइन पे डायरेक्शन, एक्सेल पॉइंट पे कोई डायरेक्शन, किसी पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगी, अपने हाथों को कर्ल कर लो, हम बाहर की तरफ आ रहा है, चलो ठीक है, बाहर मान लेना, बाहर की तरफ आ रहा है, और इसकी वजह से कैसे जाएगा, पाम रूल लगाइए, बाहर की तरफ, दोनों की तरफ से, दोनों की वजह से क्या हो रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, यानी B1 मान लेते हैं इसकी वजह से, और B2 मान लेते हैं स्ट्रेट वायर की वजह से, दोनों की डायरेक्शन क्या है, बाहर की तरफ है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, इस सर्कल की वजह से B1 लिया है ना मैंने, तो B1 की वजह से या फिर सर्कल की वजह से सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन ए मतलब आर, यहाँ पे क्या है, ए मतलब रेडियस होता है, याद रखना है ये सब चीज़ें, तो आर दिया हुआ है, रेडियस आर हो गया, समझ गया। आई करंट फ्लो है तो मैंने आई ही वैल्यू ली है, प्लस ये इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट वायर की वजह से क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन ए, करंट आई फ्लो हो रहा है, अगर 2 आई फ्लो हो रहा था तो 4 आई हो जाता है यहाँ पे। ये छोटी छोटी बातें मैं बता रहा हूँ, गलतियाँ करोगे। ए क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही तो है, इस वायर, ये वायर स्ट्रेट है ना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो पॉइंट से कितनी, यही तो होगी, रेडियस के बराबर। बस इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। क्या कॉमन ले सकते करो, 2 भी ले सकते हैं, वेरी गुड, सही कह रहा हूँ, म्यू नॉट आई अपॉन आर और 2 कॉमन ले सकते हैं, बचेगा क्या यहाँ पे, 1 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, म्यू नॉट आई अपॉन आर 2 अपॉन 2 पाई बचेगा, है बस यही आंसर हो गया, यही आंसर आ गया बस, और क्या।
यही आंसर हो गया। डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्मली, डायरेक्शन बता रहा नॉर्मली या परपेंडिकुलरली आउटसाइड द शीट, परपेंडिकुलरली या नॉर्मली आउटसाइड, आउटवर्ड, नॉर्मली आउटवर्ड। इतना काफ़ी, समझ गए?